तो समझेंगे इलेक्ट्रिकल के एक सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कंपोनेंट पढ़ेंगे एक जिसका नाम है थायरिस्टर। तो थायरिस्टर पर चर्चा करेंगे। थायरिस्टर थायरेट्रॉन और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी एक डिवाइस है। किससे? थायरेट्रॉन और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी एक डिवाइस है। थायरिस्टर के कुछ सदस्य होते हैं SCR, जैसे कि डायक, एक ट्रायक और भी होते हैं, लेकिन हम मेन चर्चा करेंगे किस पर पहले? SCR पर। डायक और ट्रायक ये सब थायरिस्टर की फैमिली के ही कंपोनेंट हैं, जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है SCR। तो आज बात करते हैं SCR की। पहले वो देखते हैं SCR। SCR को हम जो यूज करते हैं लगभग वोल्टेज रेटिंग पर हम कहाँ तक यूज करते हैं? 1.8 kV तक। यदि मैं करंट की बात करूं तो लगभग 2000 एम्पियर तक, और पावर की बात करें तो 10 मेगा वाट तक यूज करते हैं। अब यदि कहें कि SCR का सिंबल कैसा होता, तो SCR को ऐसे बनाया जाता। ये इसकी एनोड होती है, इसका कैथोड होता है, और ये होता है गेट। इसको क्या बोला जाता है? गेट, जिसके द्वारा हम इसकी कंट्रोल करेंगे। ये है हमारे पास एनोड, ये है कैथोड, एक डायोड की फॉर्म में दिखाया जाता है, और गेट इसका अलग से दिखाया जाता है। यह सिंबल होता है SCR का। यदि मैं इसकी इंटरनल संरचना की बात करूं तो SCR N, P, N और P मेटेलिक से और मेटेलिक शीट से बना होता है। जैसे कि ऐसे मैं बनाऊँ PN PN, देखो ये एक बिल्कुल फॉर्म होती है किसकी? डायोड की। लेकिन डायोड में 2 लेयर होती हैं, इसमें 4 लेयर होती हैं। उसमें एक जंक्शन होता है, इसमें 3 जंक्शन होते हैं। जैसे कि ये जो जंक्शन हो गया J1, ये हो गया J2, ये हो गया J3। तो इसका मतलब SCR में 4 लेयर और 3 जंक्शन वाली एक डिवाइस है। पेपर में आता है कि SCR में कितने जंक्शन होते हैं और कितनी लेयर होती हैं। तो देखो, एनोड ये, कैथोड ये, करंट के फ्लो की डायरेक्शन ये। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, देखो जैसे कि एनोड इस समय पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। तो याद रखना J1 और J3 जंक्शन, एक जंक्शन ये फॉर्म है, एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन ये है, ये फॉरवर्ड बाइज में होंगे। यदि एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है तो J1 और J3 रिवर्स वाइज में होंगे। लेकिन इतना याद रखना, इस कंडीशन में J2 कौन सा? J2 और रिवर्स वाइज में होएगा, और इसमें J3 नहीं J2 किस में होएगा? फॉरवर्ड वाइज में होएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, जब एनोड प्लस है कैथोड माइनस है, J1 और J3 फॉरवर्ड वाइज में होंगे, J2 रिवर्स वाइज में होएगा। ए इसमें है, एनोड यदि नेगेटिव है कैथोड पॉजिटिव है तो J1 और J3 रिवर्स वाइज में होंगे और J2 फॉरवर्ड वाइज में होएगा। अब देखो थायरिस्टर में करंट को कैसे डिनोट करते हैं और कैसे दिखाते हैं और उसका क्या संबंध होता है। SCR में एक करंट होती है एनोड करंट। एनोड करंट वह मिनिमम करंट होती है जिस पर थायरिस्टर ऑन होता है, थायरिस्टर ऑन होता है। इसी में एक करंट हम लेते हैं जिसका नाम होता है लैचिंग करंट, जिसको किससे दिखाते हैं? IL से दिखाते हैं। तो एक करंट होती है हमारे पास लैचिंग करंट। पहली बात तो ये, इसका संबंध किससे है? तो ट्रांजिस्टर के टर्न ऑन से कनेक्शन है इसका। किससे है? ट्रांजिस्टर के टर्न ऑन से है।
टर्न ऑफ से नहीं है, टर्न ऑन से है। ध्यान रखना, टर्न ऑफ से लैचिंग करंट का कनेक्शन नहीं है, वो तो बाद में करेंगे जब देखा जाएगा। तो मैं कहूँ, यदि मैं बोलूँ कि लैचिंग करंट क्या होती है, तो इट इज मिनिमम एनोड करंट, इट इज मिनिमम एनोड करंट विच रिक्वायर्ड SCR ऑन, या फिर कह सकते हैं इट इज मिनिमम एनोड करंट SCR इज टर्न ऑन। मतलब कि एनोड करंट, पहली बात तो ये जो लैचिंग करंट होती है एनोड ही करंट होती है। कौन सी होती है? लेकिन एक वैल्यू होती है जिस पर ट्रांजिस्टर या SCR क्या होता है, SCR ऑन होता है। तो मिनिमम एनोड करंट वह करंट जिस पर SCR क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। होती यह एनोड ही करंट है, लेकिन करंट की वह वैल्यू है जिस पर ये जंक्शन क्या होता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होता है, करंट फ्लो होनी चालू हो जाती है। उसी करंट को क्या बोला जाता है, लैचिंग करंट बोला जाता है। याद रखना है, यह एक एनोड करंट है और इसका संबंध ट्रांजिस्टर के टर्न ऑन होने से है। एक करंट होती है होल्डिंग करंट। कौन सी होती है? होल्डिंग करंट, जिसको हम किससे दिखाते हैं, IL से। तो मैं इसे लिख सकता हूँ होल्डिंग करंट। इसकी यदि मैं डेफिनेशन लिखूं तो इट इज मिनिमम, यह भी एनोड ही करंट होती है, मिनिमम एनोड करंट which is required to maintain the conduction। इसका मतलब यह हुआ, होल्डिंग करंट वह है जब एक बार SCR ऑन हो जाए, जब एक बार SCR ऑन हो जाए, उसको ऑन स्टेज में बनाए रखने के लिए, उसको ऑन स्टेज में बनाए रखने के लिए जिस करंट की ज़रूरत होती है उसे होल्डिंग करंट बोला जाता है। और जिस करंट पर वह ऑन होता है उसे बोला जाता है लैचिंग करंट। और उसे ऑन अवस्था में बनाए रखने के लिए जिस करंट की ज़रूरत होती है उसे होल्डिंग करंट बोला जाता है। होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट में संबंध यह होता है कि लैचिंग करंट लगभग या फिर बराबर होती है 3 गुना किसके, होल्डिंग करंट के। तो होल्डिंग करंट मिनिमम होती है किससे, लैचिंग करंट से। इसका मतलब यह हुआ, तो लैचिंग करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है किसके मुकाबले, होल्डिंग करंट के। होल्डिंग करंट से 3 गुना ज़्यादा होती है कौन सी, लैचिंग करंट। अब मैं बात करता हूँ SCR को ऑन करने की। तो प्रोसेसिंग ऑफ SCR और टर्न ऑन। तो पहली इसमें हमारे पास प्रोसेसिंग होती है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। देखो कैसे ऑन करते हैं। इसका मतलब यह हुआ, SCR है मेरे पास, तो SCR को मैं क्या कर रहा हूँ, टर्न ऑन करना है। तो SCR का टर्न ऑन करने के लिए, SCR को टर्न ऑन करने के लिए SCR पर जब मैं एक वोल्टेज अप्लाई करूँगा और वोल्टेज को मैं बढ़ाता जाऊँगा, इसका मतलब जो मैंने वोल्टेज अप्लाई करी है तो एनोड करंट का भी मान बढ़ेगा। क्यों भाई, एनोड करंट का भी मान बढ़ेगा। और एनोड करंट का जब मैं वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, जब एनोड करंट का मान बढ़ता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर हो जाएगी। जैसे ही एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर हुई तो उस कंडीशन में क्या होएगा, SCR ऑन हो जाएगा। तो SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस प्रोसेसिंग को बोला जाता है वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। लेकिन हम इसका यूज बहुत कम करते हैं, लगभग ना के बराबर करते हैं। करते क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं करते। देखो, सबसे बड़ा रीज़न यह होता है
कि मैं जब एनोड उसकी नहीं फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ तो एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जिसमें SCR क्या हो सकता है, SCR डैमेज हो सकता है। तो SCR को डैमेज ना होए इसलिए हम इस प्रोसेसिंग को यूज नहीं करते हैं। दूसरी प्रोसेसिंग होती है हमारे पास गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग मैं इसकी पूरी डिटेल अभी करेंगे बाद में चर्चा, पहले हम करते हैं एक और प्रोसेसिंग होती है हमारे पास DV/dt। तो DV/dt देखो कैसे होती है। DV/dt के थ्रू एक हमारे पास फार्मूला होता है एनोड करंट का, IA बराबर C इंटू DY/dt। इसका मतलब यह हुआ एनोड करंट है मेरे पास, तो डायोड उसका SCR का कुछ ना कुछ तो कैपेसिटेंस होता, लेकिन एनोड करंट यहाँ पर DV/dt पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जब DV/dt की रेट जितनी ज़्यादा होएगी तो IA उतना ही ज़्यादा होएगा। तो DV/dt की रेट यदि मैं बढ़ाता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एनोड करंट बढ़ेगी। तो ऐसा होता है, तो DV/dt की रेट को बढ़ाया जाता है और एनोड करंट को भी बढ़ाया जाता है। और जब एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर पहुंच जाती है तो SCR क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। SCR क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अब एक और प्रोसेसिंग होती है, इसे बोला जाता है लाइट ट्रिगरिंग। इसे क्या बोला जाता है, लाइट ट्रिगरिंग। तो मैं उस प्रोसेसिंग को लिखता हूँ। कौन सी होती है, लाइट ट्रिगरिंग। लाइट ट्रिगरिंग का बस इतना याद रखो, जो SCR होता है इसके बीच वाले जंक्शन को क्या करा जाता है, लाइट की फॉर्म में एक वोल्टेज दिया जाता है या लाइट इस पर अप्लाई करी जाती है, जिससे ये वाला जंक्शन क्या हो जाता है, फॉरवर्ड कंडीशन में आ जाता है और हमारा SCR क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है। पहला पॉइंट इसमें ये है, लाइट ट्रिगरिंग को हम यूज SCR के किस जंक्शन पर करते हैं, तो ध्यान रखना मिडिल जंक्शन पर करते हैं। किस पर करते हैं, G2 जंक्शन पर यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है इसका यूज और कहाँ करा जाता है, जब हमें 1 and more SCR साइमल्टेनियसली एक साथ स्टार्ट करने हो SCR, निकला 1 more SCR टर्न ऑन करने हो, क्या करने हो, टर्न ऑन एक साथ। इस प्रोसेसिंग का जब यूज करते हैं। और एक हमारे पास लास्ट और बेस्ट मेथड है हमारे पास गेट ट्रिगरिंग का। किसका, गेट ट्रिगरिंग का। कौन सा होता है हमारे पास, लास्ट एक होता है गेट ट्रिगरिंग का। एक और पॉइंट लिख लेना, नोट करके, ध्यान नहीं रहा था। SCR एक DC स्विच है। SCR कैसा स्विच है, DC स्विच है। और दूसरा पॉइंट ये लिख लेना, सेमी कंट्रोल्ड है। कैसा है, सेमी कंट्रोल्ड, क्योंकि इसको ऑन तो करा जा सकता है लेकिन ऑफ नहीं करा जा सकता, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंट्रोल्ड। और ध्यान रखना SCR एक DC स्विच है। ये दोनों बातें नोट कर लो। आगे देखो, गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग, तो गेट ट्रिगरिंग में देखो कैसे करते हैं। ये बनाया हमने SCR, जंक्शन फॉर्म करे और डिप्लेशन लेयर PN, ठीक। ये वाला एनोड लगाऊंगा मैं इससे, ये कैथोड इससे लगाऊंगा प्लस, इससे लगाऊंगा माइनस। एक जंक्शन यहाँ फॉर्म होएगा J1, एक यहाँ पर होएगा J2, एक यहाँ पर होएगा J3, ठीक। अब देखो, एक वोल्टेज मानेंगे हम, गेट वोल्टेज।
कौन सा मानेंगे, गेट वोल्टेज। ये मेरे पास गेट है, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज एनोड टू कैथोड, उस वोल्टेज को मैं कहूँगा V। लेकिन गेट्स के बीच में जो वोल्टेज होएगा, मैं उस वोल्टेज को बोलूँगा VB वोल्टेज या ब्रेक ओवर वोल्टेज, जो गेट पर अप्लाई करूँगा मैं। ट्रिगरिंग देने के लिए जो वोल्टेज अप्लाई करूँगा उसको बोलूँगा मैं VB। चलो अब देखो, पहली बात तो ये नोट करो कि गेट करंट जितनी ज़्यादा होगी, गेट करंट जितनी ज़्यादा होगी, VBO ब्रेक ओवर वोल्टेज, कौन सा, ब्रेक ओवर वोल्टेज उतना ही कम होएगा। ब्रेक ओवर वोल्टेज कौन सा होता, जो ये वाला एनोड और कैथोड के बीच में जो होता, एक होता है गेट के लिए और एक होता है एनोड और कैथोड के बीच में, VBO की वैल्यू उतनी ही कम होएगी। जितना मैं गेट करंट को ज़्यादा रखूँगा, VBO की वैल्यू उतनी ही कम होगी। दूसरा देखो, एक नोट करके यहीं पर लिखना कि IG गेट करंट का संबंध, ध्यान रखना, गेट करंट का संबंध कभी भी एनोड करंट से नहीं होगा। एनोड करंट क्या होती है, एनोड करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी वही। याद रखना है, IG की वैल्यू सिर्फ गेट की वैल्यू, हम जो IG वैल्यू दे रहे हैं वो VBO पे इफ़ेक्टिव होगी, एनोड करंट को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। एनोड करंट अपने आप में फिक्स रहेगी। यदि मैं दिखाऊं चित्र बनाकर क्या समझाया जाए, तो देखो, देखो ये वाला, मान लीजिए मैं गेट करंट अप्लाई कर रहा हूँ, जो मैंने पहले अप्लाई करी, मान लीजिए गेट करंट का बढ़ता हुआ सीक्वेंस है IG, दूसरी बार है IG1, फिर मैंने ले लिया IG2। एक मेरे पास लीकेज करंट फ्लो होती है जो एनोड से और कैथोड के बीच में चलती है, उसे क्या बोला जाता है, कुछ मिनिमम रेंज की करंट चलती है जिसे बोला जाता है लीकेज करंट। अब ये वाला जो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास वोल्टेज की है, ये एनोड करंट की है, ये ध्यान रखना, ये वोल्टेज है VBO, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास VBO वोल्टेज है फर्स्ट। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक मेरे पास वोल्टेज, अभी समझाता हूँ कैसे कैसे होता। एक होता है VB2, इसका मतलब यह है कि मैं जैसे गेट करंट बढ़ा रहा हूँ, क्या बढ़ा रहा हूँ, गेट करंट बढ़ा रहा हूँ, तो VB की वैल्यू किधर को कम हो रही है, पीछे की तरफ को कम हो रही है। तो गेट करंट बढ़ाना और VB की वैल्यू कम करना, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डी प्रीपोजनल होते हैं। गेट करंट बढ़ेगी तो VBO वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। अब देखो ट्रांजिस्टर में, उसमें SCR के 4 मोड होते हैं। पहला कौन सा होता, जैसे ही पहला मोड होता, ये वाला होता फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, इसे बोला जाता है रिवर्स ब्रेकिंग मोड, या इसे मैं बोल सकता हूँ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्रेकडाउन, जब इस पर वोल्टेज ज़्यादा आ जाएगी तो ध्यान रखना है यहीं पर क्या होएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन मोड, इसे बोला जाएगा VBR, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको रिवर्स ब्रेकडाउन मोड। यहाँ पर आने के बाद SCR डैमेज हो जाएगा। अब ज़रा देखो, अब मैं जैसे
जैसे जैसे मैं देखो जैसे जैसे मैं एनोड करंट को बढ़ाऊंगा वीबीओ वोल्टेज कम होता चला जाएगा। वीबीओ वोल्टेज कम हो रहा है मतलब कि ब्रेक ओवर वोल्टेज जो जंक्शन के अक्रॉस या इसके गेट के अक्रॉस बनेगा। अब ज़रा देखो, जैसे ही वोल्टेज या जो मैंने गेट वोल्टेज या गेट करंट दी है लैचिंग करंट से ज़्यादा होएगी, तुरंत ही करंट एक साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लो होगी, बहुत ही ज़्यादा, और जाने के बाद एक फोर पे उस पर जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि एससीआर में गेट करंट बढ़ाने पर वीबीओ कम होता जाता है, वीबीओ कम होता जाता है। इसी को बोला जाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जिसमें थायरिस्टर एससीआर ब्लॉक करता है करंट को, या मिनिमम रेंज की जो करंट होती है उसे लीकेज करंट बोला जाता है। इसीलिए इसमें एससीआर ऑफ रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और जैसे ही ये ऊपर जाता है तो इसे बोला जाता है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। यह भी याद रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड दोनों एक ही क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से मोड होते हैं? एक तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड भी इसी में ही होता है, और फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। पूछा जाए कि बताइए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड एससीआर के किस क्वाड्रेंट में होते हैं, तो दोनों किस में होते हैं? फॉरवर्ड में। अब यदि पूछा जाए कि रिवर्स कंडक्टिंग मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड दोनों किस में होते हैं, तो वह होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो आगे देखो। अब यदि मैं बात करूं एससीआर की, मान लीजिए एससीआर को मुझे किसी ट्रिगर से ऑन करना है। किससे करना है? किसी ट्रिगर से। ये मेरे पास एससीआर है, ये इसका गेट हो गया, मैं कोई सप्लाई दे रहा हूँ, कुछ भी, मान लीजिए एसी हो सकती है, डीसी। मुझे एससीआर ऑन करना है, मैंने यहाँ पर इंडक्टर लगाया हुआ है। पल्स की चौड़ाई, ज़रा एक चीज़ ध्यान से सोचो, पल्स का मतलब है मैं लिख रहा हूँ पल्स, मतलब पल्स वह रिक्वायर्ड टाइम है तो मान जिसमें ट्रांजिस्टर या एससीआर क्या होएगा? ऑन कंडीशन में रहेगा। मान लीजिए देखो, जैसे कि ये है पल्स है, तो ये वाले यहाँ से यहाँ तक की जो पल्स की जो विड्थ है, ये वाली इस पल्स की जो विड्थ है इसके टाइम के रिक्वायर्ड के लिए तो है। मान लीजिए 2 सेकंड के लिए हमने पल्स अप्लाई रखी, तो 2 सेकंड क्या है, क्या इसकी विड्थ नहीं मानेंगे? एक तरीके से विड्थ के ही बराबर होएगी, क्योंकि मैंने 2 सेकंड तक पल्स अप्लाई करी है। तो 2 सेकंड तक पल्स अप्लाई करी है तो 2 सेकंड ही पल्स की क्या कहलाएगी? विड्थ कहलाएगी, क्योंकि मैंने कितने समय तक करी है? 2 सेकंड तक। तो कभी कभी सवाल आता है, तरीका तो भी होता है लेकिन हम अपने तरीके से बताते हैं। देखो जैसे कि ये मान लीजिए थायरिस्टर हो गया, इनपुट वोल्टेज हो गई ही वीएस, एल इंडक्टर है, तो इंडक्टर के अक्रॉस में जब वोल्टेज निकालता हूँ, या मेरे पास इनपुट वोल्टेज कितना होता है? एल और इंटू डी आई बाई डी टी, क्योंकि इंडक्टर करंट अपोज का चेंज करता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ को कैलकुलेशन करना चाहता हूँ कि जो पल्स दे रहे हो उसकी विड्थ कितनी है, और दी गई विड्थ उस पल की चौड़ाई के टाइम के बराबर ही होएगी जिस टाइम तक पल्स रही है, जिस टाइम तक पल्स रही है वही उसकी विड्थ होएगी। तो इसका मतलब यदि मैं डी टी कैलकुलेट कर लूँ तो पल्स की विड्थ भी निकाली जा सकती है। हाँ, तो डी टी बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं? एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो यह हो जाएगी हमारे पास पल्स की लिए विड्थ। यदि मुझे क्या निकालना है? पल्स विड्थ, तो कैसे निकालूंगा मैं? डी टी यही वही है, तो एल इंटू डी आई ए बटे डी टी। चलो आगे देखो,
प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर को भी हमें बचाना भी है। देखो पहला नुकसान क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर, प्रोटेक्शन ऑफ SCR। हमें क्या काम करना है, SCR को बचाना है। देखो कैसे बचाएंगे। पहला प्रोटेक्शन हम किससे करेंगे, di/dt से। यदि करंट की रेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, यदि इस पर इंडक्टिव लोड है तो हो सकता है करंट की रेट बहुत तेज़ी से चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता। तो उसी रेट को कम करने के लिए हम क्या काम करते हैं, पहला प्रोटेक्शन है हमारा di/dt प्रोटेक्शन। देखो SCR को कैसे करेंगे, ये SCR का सिंबल। अब हमें SCR किससे बचाना है, di/dt से। तो इसका मतलब ये हुआ SCR में जो करंट फ्लो हो रही है उसको हमें di/dt से कम रेट पर चेंज करना है, जिससे वह चेंज हो रही है। तो क्या करें, हम जानते हैं कि di करंट का अपोज कौन कर सकता है, इंडक्टर। तो SCR के सीरीज में एक इंडक्टर को लगाकर di/dt से प्रोटेक्शन दी जाती है। और इसी सर्किट को क्या बोला जाता है, स्नेबर सर्किट। इसी को क्या बोला जाता है, स्नेबर सर्किट या सबर सर्किट भी, या स्नेबर सर्किट, स्नेबर सर्किट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्नेबर सर्किट भी इसी को बोला जाता है। दूसरा हमारे पास होता है dV/dt प्रोटेक्शन। मुझे क्या काम करना है, यह है बचाना है। जो इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो रहा है उसी को बचाना है। भाई ज़रा देखो, एनोड करंट एक तो लिमिट पर चली रही है, लेकिन यदि क्या हुआ, मान के चलिए SCR ऑन हो गए, SCR होने के बाद IA करंट मेरे पास चल रही है। तो IA करंट चलने के बाद क्या हो जाएगा, यदि dY/dt और ज़्यादा चेंज होगा तो एनोड करंट बहुत ही तेज़ी से फ्लो होगी। और SCR ऑन होने के बाद तो हो सकता है SCR डैमेज हो जाए। तो SCR को डैमेज होने से बचाने के लिए और dV/dt को रेटिंग को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम SCR के पैरेलल में एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टर जो सीरीज में जुड़े रहते हैं को दोनों को पैरेलल में SCR में लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो इसी को भी हम स्नेबर सर्किट के नाम से भी जानते हैं। तो जो dy/dt और di/dt से प्रोटेक्ट कराते हैं वो दोनों सर्किट स्नेबर सर्किट होते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ स्नेबर सर्किट। इसको क्या बोला जाता है, स्नेबर सर्किट। अब ज़रा देखो, ये जो रेसिस्टर लगा हुआ है, ये रेसिस्टर इसीलिए लगा हुआ है ताकि जब SCR का नाम ऑफ हो तो उस समय क्या होएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होएगा, या कैपेसिटर जिस समय चार्ज हो रहा हो तो भी करंट बहुत ही तेज़ी से पास होएगी। तो उस करंट को मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं हम, SCR और कैपेसिटर इसके सीरीज में एक रेसिस्टर को डाल देते हैं, जो क्या काम कर देता है, फ्लो होने वाली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट के समय, क्योंकि जिस समय चार्ज होता है उस समय शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, जिस समय कैपेसिटर स्टार्टिंग कंडीशन में होता है शॉर्ट सर्किट का काम करता है, करंट बहुत तेज़ फ्लो होगी। हो सकता है SCR डैमेज हो जाए, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो मिले, या हो सकता है जिस समय SCR ऑफ हो रहा हो उस समय। तो उन दोनों कंडीशन से करंट की मैक्सिमम वैल्यू से बचने के लिए हम क्या काम करते हैं, एक सीरीज में रेसिस्टेंस लगा देते हैं जो मैक्सिमम करंट फ्लो को कम कर देता है। अब आगे देखो, इसी को क्या बोला जाता है, स्नेबर सर्किट। चलो आगे आ जाओ। एक होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब हम प्रोटेक्शन देंगे इसको ओवर करंट प्रोटेक्शन से। एक प्रोटेक्शन होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन किससे देंगे, ओवर करंट प्रोटेक्शन से। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन से कुछ नहीं करना, बस एक SCR के सीरीज में क्या लगा देते हैं, फ्यूज। क्या लगा देते हैं, फ्यूज। ये किससे प्रोटेक्ट करेगा, ओवर करंट प्रोटेक्शन से। लेकिन यदि हम
प्रोटेक्शन करवाना चाहते हैं ओवर वोल्टेज से। मान लीजिए कि कभी SCR के अक्रॉस बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया, जैसे कि सर्ज वोल्टेज, ओवर वोल्टेज है, तो ओवर वोल्टेज से बचने के लिए हम क्या काम करेंगे, SCR के पैरेलल में एक वेरिस्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वेरिस्टर। तो वेरिस्टर का रेसिस्टेंस कैसा होता है, नॉन लीनियर, किसके रेस्पेक्ट में, वोल्टेज के में। जैसे ही वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो रेसिस्टेंस का क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और मेटल ऑक्साइड भी है वेरिस्टर, मेटल ऑक्साइड का होता है वेरिस्टर। किसका बना होता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है कौन, वेरिस्टर, ध्यान रखना है। अब ये हमने 4 प्रोटेक्शन बताए हैं। एक है मेरे पास di/dt प्रोटेक्शन। तो di/dt प्रोटेक्शन के लिए इंडक्टर में सीरीज में एक इंडक्टर लगाना है। dy/dt के प्रोटेक्शन के लिए स्नेबर सर्किट लगाना है जो कैपेसिटर और रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए सीरीज में फ्यूज लगाना है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए एक वेरिस्टर लगाना है जो मेटल ऑक्साइड का बना हुआ होना चाहिए। आगे देखो, मैं क्या काम करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास SCR बहुत सारे मिलकर या तो करंट रेटिंग को बढ़ा दें या फिर वोल्टेज रेटिंग को बढ़ा दें। अब यदि मुझे करंट रेटिंग बढ़ानी है तो मैं शायद पैरेलल में लगाऊंगा, और यदि मुझे वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी है तो सीरीज में लगाऊंगा। देखो, यदि मुझे इम्प्रूव क्या करना है, इम्प्रूव नहीं, कनेक्शन देखो सीधा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। यदि मुझे वोल्टेज बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी है, इंक्रीज वोल्टेज रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, SCR की नहीं, स्ट्रिंग की, जिस इसमें लगे हुए हैं। तो मैं क्या काम करूँगा, SCR को सीरीज में लगा दूँगा। जैसे कि एक SCR ये हुआ, SCR ये हुआ, ऐसे ही बहुत सारे SCR को सीरीज में प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि चलो देखो आगे, यहीं पर देखो अभी एक होती है स्ट्रिंग इफिशियंसी। स्ट्रिंग इफिशियंसी को नीटा से दिखाते हैं। अब मैंने जो सीरीज में SCR लगाए हैं ये एक स्ट्रिंग का काम कर रहे हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी। देखो, स्ट्रिंग इफिशियंसी निकालेंगे हम, वही टोटल वोल्टेज जितना इनके पास है बराबर जो सबसे नीचे वाली एक डिस्क के एक SCR पर वोल्टेज मान लीजिए V है, यहाँ पर V2 है, टोटल वोल्टेज इनका V है। टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज मान लीजिए V है, तो V1, तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, V अपॉन का V1 इनटू नंबर ऑफ SCR, ये हो गई इसकी इफिशियंसी। यदि इफिशियंसी निकालनी हो तो V जो टोटल वोल्टेज है स्ट्रिंग के अक्रॉस, और एक SCR के अक्रॉस वोल्टेज और नंबर ऑफ SCR, और स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या दिखाती है, यूटिलाइजेशन ऑफ SCR। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी यदि पूछा जाए कि बताइए स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या दिखाती है, तो हम SCR का कितना % यूज कर रहे हैं वह परसेंटेज क्या कहलाता है, स्ट्रिंग इफिशियंसी। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, स्ट्रिंग इफिशियंसी नीटा बराबर होती है, इट मेजर्स ऑफ स्ट्रिंग efficiency utilized of SCR, utilization of SCR, SCR का कितना % हम यूज कर रहे हैं उसे बोला जाता है स्ट्रिंग इफिशियंसी।
इसी में एक और होता है जिसे बोला जाता है डी रेटिंग फैक्टर। क्या बोला जाता है? डी रेटिंग फैक्टर। डी रेटिंग फैक्टर होता है 1 माइनस का इफ़िशियंसी। डी रेटिंग फैक्टर कितना होता है? 1 माइनस का इफ़िशियंसी। अब डी रेटिंग फैक्टर किसको डिनोट करता है? यह करता है रिलायबिलिटी को, कि हमारा स्ट्रिंग इफ़िशियंसी में लगा हुआ SCR कितना रिलायबल है, या स्ट्रिंग इफ़िशियंसी कितनी रिलायबल है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ इसके लिए डी रेटिंग फैक्टर क्या दिखाता है? डी रेटिंग फैक्टर इट इज़ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग। ये है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। या फिर मुझे जो वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हम जब यूज करेंगे जब हमें वोल्टेज रेटिंग अब बढ़ानी हो। अब हमें यदि करंट रेटिंग बढ़ानी है, हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसकी हमें करंट रेटिंग कम है और हमें बढ़ानी है SCR के थ्रू, तो हम क्या काम करेंगे? SCR को पैरेलल में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल के लिए इफ़िशियंसी का फार्मूला होएगा टोटल करंट रेटिंग और नंबर ऑफ SCR n। मान लीजिए SCR कितने हैं? n। और ईच करंट SCR जितने एक SCR में करंट फ्लो मैक्सिमम हो सकती है, और टोटल करंट फ्लो और बटे नंबर ऑफ SCR, ये किसके लिए है? करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए हम SCR का किस में प्रयोग करेंगे? पैरेलल में। और सीरीज में कब करेंगे? जब हमें वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी हो। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ सीरीज में हम जब यूज करेंगे जब हमें वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज करना हो। और इसके लिए क्या होता है? एक होता है स्ट्रिंग इफ़िशियंसी। स्ट्रिंग इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या होता है? नीटा इंटू जो टोटल वोल्टेज है और एक SCR का वोल्टेज और नंबर ऑफ SCR, जो क्या दिखाता है कि हम SCR का कितना % यूज करते हैं। स्ट्रिंग इफ़िशियंसी दिखाती है कि हम अपने सर्किट में SCR का कितना % यूज कर रहे हैं। एक होता हमारे पास डी रेटिंग फैक्टर। डी रेटिंग फैक्टर होता है 1 माइनस का इफ़िशियंसी, और इफ़िशियंसी 1 माइनस का इफ़िशियंसी। और डी रेटिंग फैक्टर क्या दिखाता है? इस मेजर ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द स्ट्रिंग, कि हमारे पास स्ट्रिंग कितनी रिलायबल है, कितनी भरोसेमंद है, वह दिखाता है डी रेटिंग फैक्टर। अब यदि हम अपने सर्किट की करंट रेटिंग बढ़ानी हो तो हम क्या काम करेंगे? SCR को पैरेलल में लगाते हुए चलेंगे। और पैरेलल में लगाने के लिए जब स्ट्रिंग इफ़िशियंसी निकालेंगे तो टोटल करंट ऑफ जितना SCR की स्ट्रिंग में फ्लो हो रही है, और नंबर ऑफ SCR जितने SCR हैं, और एक SCR में मैक्सिमम फ्लो होने वाली करंट, या उस समय जब हम यूज कर रहे हैं उस समय जो करंट फ्लो हो रही है, जितना हम उसका यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पहला एक और नया टॉपिक देखो, 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR। टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR। एक शब्द होता है जिसे बोला जाता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि ये सिमेट्री, जैसे कि मेरे पास कंपोनेंट है, मैं बीच में से काट दूँ तो एक भाग इधर, दूसरा भाग इधर हो जाना, तो इसे बोला जाता है बाइसेक्ट। बीच में से दो भाग बिल्कुल बराबर हिस्से कर देना, उसे बोला जाता है बाइसेक्ट। अब देखो, टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR का मतलब यह हुआ कि हम दो ट्रांजिस्टरों का कॉम्बिनेशन लेकर एक SCR का निर्माण करेंगे, या फिर हम एक SCR को ऐसा तोड़ें कि उसमें दो ट्रांजिस्टरों का निर्माण हो जाए। देखो तोड़ते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक SCR का इंटरनल स्ट्रक्चर है, PN
PN। अब ज़रा देखो, मैंने मान लीजिए ये यहाँ से तोड़ना चालू करा, ऐसे यूँ इतना तोड़ दिया, तो ये बनेगा कैसे? देखो, ये पूरी लेयर, आधी लेयर ऐसे, ये ऐसे आधी लेयर, ये ऐसे, तो ये बीच में से टूटा है, बाइसेक्ट हुआ है ऐसे। देखो ये P है, ये N है, ये भी N है, ये P है, ये इसका भाग P है, और ये N है। अब देखो, तो ये NPN और ये PNP, एक ट्रांजिस्टर PNP और एक ट्रांजिस्टर NPN, तो दो ट्रांजिस्टर, एक NPN और एक PNP, यदि मैं दोनों को ऐसे जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? एक SCR बन जाएगा। यदि मैं इनको जोड़ने की बात करूं तो देखो कैसे जोड़ा जाता है। इधर को बनाते हैं, यहाँ एमीटर बाहर रखना, याद रखना है एमीटर दोनों ही कंडीशन में बाहर रखना। एक एमीटर में इनपुट है और एक एमीटर पर आउटपुट है, तो पहले एमीटर एनोड, दूसरा मैं बनाऊंगा यहाँ पर, एक उल्टा बनाओ और एक सीधा बनाओ। इस एमीटर को बनाओ कैथोड। याद रखना है, दूसरा है गेट। गेट टर्मिनल को कैसे बनाना? ऐसे, इसका ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना, तो ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, तो ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये बनेगा गेट। ठीक, तो मान लीजिए ये मेरे पास है PNP ट्रांजिस्टर, ये है NPN ट्रांजिस्टर। कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखनी है हमेशा। 2 ट्रांजिस्टर मॉडल में देखो, ये वाली करंट कौन सी है? बेस करंट। ये वाली कौन सी है? कलेक्टर करंट। मान लीजिए इसकी कलेक्टर करंट ये वाली है C1, इसकी कलेक्टर करंट है C2। ये इस ट्रांजिस्टर की बेस करंट है E2U। मान लीजिए इसकी बेस करंट है A1। ये मैं फिर बता रहा हूँ, इस वाले ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट C1, इस ट्रांजिस्टर की C2, इस ट्रांजिस्टर की बेस करंट A1, इस ट्रांजिस्टर की बेस करंट A2। तो याद रखना है, जो फिजिकली तौर पर बिल्कुल हमें एकदम कंपलसरी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे हमारा 2 मॉडल ट्रांजिस्टर बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से काम करता है। तो A1 प्लस का A2 हमेशा यूनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिटी। मतलब कि 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR में दोनों बेस करंटों का योग 1 के बराबर होना चाहिए। दूसरा, जो एनोड करंट है, कौन सी? एनोड करंट दोनों कलेक्टर करंटों के योग के बराबर होगी। जो एनोड करंट है ये वाली, ये दोनों कलेक्टर करंट के बराबर होगी। पहली कलेक्टर करंट इसकी, दूसरी कलेक्टर करंट इसकी, इन दोनों के किसके बराबर होगी? तो ये दोनों बातें याद रखनी है। इतना ही याद रखना है, दोनों बेस करंटों का योग 1 होना चाहिए, और दोनों एनोड करंट दोनों कलेक्टर करंट के बराबर होनी चाहिए। इसको बोला जाता है 2 ट्रांजिस्टर SCR मॉडल। बीच में से बाइसेक्ट करा जाता है ऐसे, और तोड़कर एक NPN और एक PNP ट्रांजिस्टर मॉडल बनाया जाता है। अब देखो, थायरिस्टर फैमिली के मैं तुम्हें बता चुका हूँ। एक और कंपोनेंट होता है S थायरिस्टर फैमिली का। पहले लिखते हैं हम डायक। डायक क्या होता है? डायोड को यदि मैं तोड़कर लिखूं, डायोड प्लस का AC। क्या होता है? डायोड प्लस का AC। या फिर मैं इसे गेटलेस ट्रायक भी बोलता हूँ। ट्रायक अभी पढ़ेंगे हम, इसके बाद ही गेटलेस ट्रायक। गेटलेस ट्रायक भी बोला जाता है। करा क्या जाता है? 2 डायोड को एंटी पैरेलल में लगाया जाता है।
जब दो डायोड एंटी पैरेलल में लगाए जाते हैं तो उसे बोला जाता है डायक। दो डायोड को एंटी पैरेलल में लगाना क्या होता है, डायक, या एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड। मैं लिख दूँ यहाँ पर, एंटी पैरेलल combination of two diode is called by डायक या मेड बाई ऑफ डायक। अब देखो, पहले हम इसका यूज कहाँ करते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी पे। कहाँ यूज करते हैं हम इसका, पावर फ्रीक्वेंसी पर। कॉम्बिनेशन, चलो आगे और देखो, इसमें बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती हैं। कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। और लो कैपेसिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं, लो पावर रेटिंग के लिए। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये डायोड का कॉम्बिनेशन है, हम इसीलिए इसको कम यूज करते हैं। बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। और गेटलेस डिवाइस भी इसी को ही बोला जाता है। एक हमारे पास डिवाइस होती है जिसको ट्रायक के नाम से जाना जाता है। तो ट्रायक क्या होता है, जब दो SCR, अभी क्या थे, दो डायोड, जब दो SCR एंटी पैरेलल में जुड़ जाएं तो उसको बोला जाता है ट्रायक। दो SCR एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ट्रायक कहलाता है। अब पहला मैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट लिख दूं, यूज करा जाता है इसका डायोड को ट्रिगर करने में। यूज करा जाता है डायोड टू ट्रिगर। डायोड को ट्रिगर करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम ट्रायक का यूज करते हैं, डायोड को। या फिर मैं इसे लिखूं तो ये होता है ट्रायोड प्लस AC, जहाँ ट्रायोड प्लस AC और यूज करा जाता है। और दूसरा इसका यूज, इसका भी यूज करते हैं हम पावर फ्रीक्वेंसी पर। कहाँ यूज करते हैं हम इसका, पावर फ्रीक्वेंसी पर। कॉम्बिनेशन एंटी पैरेलल में होता है किसका, SCR का। यह भी एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, डायरेक्शनल डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, बाई डायरेक्शनल। यदि मैं तुम्हें इसका चित्र बना के दिखाऊं तो यह वह डिवाइस है जो चारों मोडों में काम करती है। किसमें, चारों मोडों में काम करती है। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, इसको बोला जाता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसको बोला जाता है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। इसको बोला जाता है रिवर्स कंडक्टिंग मोड। को बोला जाता है रिवर्स कंडक्टिंग मोड। देखो वी हैव, मैं लिख देता हूँ, वी हैव 4 मोड इन ट्रैक ऑपरेटेड।
बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना। बाकी आगे देखो, एक हमारे पास डिवाइस होती है जिसका नाम होता है GTO। कौन सी होती है? GTO। गेट एक फुल फॉर्म होती है इसकी, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। इसका सिंबल कैसा होता है? सिंबल याद रखना, ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा दिखाना, या फिर एक और सिंबल बनता है इसका, ये वाला। अब देखो, गेट टर्न ऑफ डिवाइस का, इसको यूज़ तो बहुत कम करते हैं, लेकिन यूज क्यों कम करते हैं? इसके कुछ नुकसान होते हैं। पहला नुकसान देखो, फ़ायदा नहीं नुकसान बता रहा हूँ मैं। तो गेट लॉस इज मैक्सिमम। गेट लॉस मैक्सिमम का मतलब जैसे पल्स दी जाती है गेट पर, यहाँ पर ये इसमें क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। दूसरा कमी यह होती है, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी इज लो। रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। यदि यह ऑन कंडीशन में हो, मैं लिख रहा हूँ ऑन स्टेज, वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम। चौथी इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है, ट्रिगरिंग करंट इज मैक्सिमम। ट्रिगरिंग करंट इसमें मैक्सिमम होती है। एक होती है मेरे पास RCT, जिसे रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक डायोड और एक SCR एंटी पैरेलल में लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं? एंटी पैरेलल में। एक SCR और एक डायोड एंटी पैरेलल में लगे होते हैं। एक डिवाइस होती है हमारे पास, लाइट एक्टिवेटेड SCR। सिंबल देखो इसका कैसा होता है, लाइट एक्टिवेटेड SCR। ऐसा बोला जाता है लाइट एक्टिवेटेड SCR। एक हमारे पास होती है SITH, स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर। ऐसा बोला जाता है स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर। बिल्कुल सिंबल एकदम GTO के सेम होता। यू गेट है, यू एनोड है, यू कैथोड है। बाकी SCR के बारे में कल बताया जाएगा।